और उसी में एक विविध प्रसंग करके भी आया है। आज हम जिस दहेज प्रथा को लेकर हम लोग आपस में अंदरूनी तौर पर भले ही सरकार का कानून बन जाए या वो हो जाए, लेकिन दहेज प्रथा के विरोध में हम बोलते हैं, करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर दहेज लेने को उत्सुक रहते हैं, देने को भी उत्सुक रहते हैं, फिर डरते भी हैं कि अगर लेके कहीं पकड़े गए तो चले जाएंगे। उसमें एक पिता ने उनसे दरख्वास्त की जो मुझसे बड़ा पैसा मांग रहा है, क्या की करें। तो उसमें एक दुखी बाप शीर्षक से एक कमेंट आया है, विविध प्रसंग पृष्ठ संख्या 260। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि देखो, बेटों को तो हम लोग छोड़ देते हैं, और उसका शीर्षक है दुखी बाप। तो बेटों को जैसे हम छोड़ देते हैं, वो अपनी मर्जी से शादी करते हैं, लड़कियों को भी वैसे ही छोड़ दो। ये आज से 1934 की बात मैं बोल रही हूँ। उस समय स्त्री शिक्षा को लेकर, जो अभी हम स्त्री विमर्श कर रहे हैं, दलित विमर्श, उस समय उन्होंने स्त्री शिक्षा को लेकर ये बात कही थी, जब उनका दिमाग कितना शार्प हो गया होगा। और तब उन्होंने ये बात कही थी कि स्त्रियों को छोड़ दो, उनको अपने भरोसे छोड़ दो। अगर वो चाहेंगे कि हम गृहस्थी में लिप्त हो जाएं, शिक्षित होने के बाद अगर उनको महसूस होगा तो वो शादी कर लेंगे। अगर नहीं महसूस करेंगे कि नहीं, आज़ादी का तराना हमको गाना है, तो हम आज़ाद ही रहेंगे। तुम क्यों परेशान होते हो? पिता लोग व्यर्थ में वो एक होता है कि हम अपने कर्तव्य की से मुक्त हो जाएंगे। बेटी को विवाहित देखने का मोह छोड़ दो। जब ये मोह छोड़ दोगे तब तुम दुखी बाप नहीं, सुखी बाप कहलाओगे। तो पिताओं का एक ही धर्म होता है कि बेटियों को विवाहित देखने का जो शौक होता है, इसके कारण पिता लोग दुखी होते हैं। तो बेटियों को भी आज़ादी दो। और बेटियां तो हमारे समाज में पहले से भी थी आज़ाद। मैत्रेयी को ले लीजिए, गार्गी को ले लीजिए, कात्यायनी को ले लीजिए, सभी सभा सोसाइटियों में जाती थी, शास्त्रार्थ करती थी। और वो एक अलग तरह का समाज था, जहाँ वह ब्रह्मवादिनी हुआ करती थी, वह ऋषिकाएँ हुआ करती थी, वेद की ज्ञाता हुआ करती थी। बीच में मुगल कालीन समाज जब हमारे सामने आया तो स्त्रियों की शिक्षा पर रोक लग गई, आज़ादी पर कुछ रोक लग गई। हाँ, अब थोड़ा सुधर रहा है, लेकिन सुधर रहा है या बिगड़ रहा है, या हम आप तो सब बुद्धिजीवियों के सोचने की बात है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, कैसे जा रहा है। प्रेमचंद ने तो देख लिया था। प्रेमचंद का प्रत्येक पात्र कुछ न कुछ कहता है। बहुत सारी कहानियों की चर्चा हुई, पंच परमेश्वर की भी चर्चा हुई। उसका एक वाक्य आप केवल देख लीजिए कि क्या बिगाड़ के डर से न्याय का साथ न दोगे। एक वाक्य पूरे समाज को दर्शाता है। हम सभी, आप सब, हम किसी को कुछ कहने से क्यों डरते हैं कि कहीं बिगड़ न जाए, कहीं दूरी न बन जाए। इसलिए हम सच्ची बात भी अपने मित्रों को अपने घर में या कहीं भी नहीं कह पाते हैं, छोड़ देते हैं कि जाओ, समय की राह पर सब लोग सीखेगा, चलता चला जाएगा। परिवर्तन ही सत्य है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, जो होना होगा होगा। लेकिन बिगाड़ के डर से भी हमको न्याय का साथ देना चाहिए, जो हम नहीं देते हैं। तो ये समाज को लेकर प्रेमचंद ने 300 कहानियों की रचना की लगभग, और मानसरोवर के 800 भागों में उनकी कहानियाँ, 8 भागों में मानसरोवर में उनकी कहानियाँ संकलित हैं, जो सभी पुस्तकालयों में भी होंगी। पढ़ने का मौका मिले कभी तो पढ़ लीजिए। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना हो गया है, ई लाइब्रेरी हो गई है, या फिर दौर बदल गया है पढ़ने पढ़ाने का। तो जो रिसर्च करते कराते हैं वो लोग थोड़ा बहुत खोजते भी हैं, लेकिन ऐसे लोग भागने लगे हैं उसको पढ़ने। समय भी घट गया है, सबके पास समस्याएं बढ़ गई हैं। समय को देखते हुए समस्याओं ने भी अपना विकराल रूप धारण किया है। तो पहले लोग आज़ाद थे, वो साहित्य को पढ़ना क्या था, वो चौक चौराहे की सुंदरता थी। 4 लोग बैठते थे, उस पर चर्चा करते थे, फिर उस पर टीका टिप्पणी करते थे। आज वो चर्चाएं नहीं, आज फेसबुक हो गया है। हम सब लोग अपना चेहरा फेसबुक पे दिखाना चाहते हैं, 2 कमेंट करके। यही हमारी साहित्य चर्चा हो गई है। तो हम सिमटते चले जा रहे हैं, लग नहीं रहा है, लेकिन हम ग्लोबल दुनिया में सिमट कर रह गए हैं। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी उनकी है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती है। वो बिल्कुल सीधे सीधे हमारे समाज पर एक करारी चोट करती है वो कहानी। उसका शीर्षक है घास वाली। अगर किसी ने पढ़ी होगी तो पढ़ो। घास वाली का एक जो उसका उदाहरण आता है, उसमें एक ठाकुर, जहाँ पर ठाकुर उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और घास वाली निम्न वर्ग। दलित विमर्श की चर्चा किसी ने सर ने शायद की है। तो उसमें दलित विमर्श क्या है, हम अपनी आवाज़ को जब दबा देते हैं, या स्त्रियाँ जो भी हों, तो दोनों को एक ही माना जाता है। हम अपनी आवाज़ जब दबा देंगे तो हमारी आवाज़ दब जाती है। वहाँ पर घास काटने वाली महिला आवाज़, ठाकुर आता है जहाँ उसको घर में घुसने की मनाही है,
ये समाज का है कि हम उसका छुआ पानी नहीं पिएंगे, हम उसका छुआ उसको घर में प्रवेश नहीं देंगे, मंदिर में प्रवेश नहीं देंगे। वहाँ वहाँ का ठाकुर वहाँ जाता है और घास काटने वाली महिला का हाथ पकड़ लेता है। ये एक सामाजिक आम घटना है और उस आम घटना में कितनी बड़ी घटना है। और वो महिला क्या करती है कि वो इतने जोर से वो ठाकुर को डांटती है कि ए ठाकुर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा? अगर मेरा पति तुम्हारी ठकुराइन का हाथ जाकर पकड़ ले तो तुम तो उसको गला काट ही दोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो यह एक स्त्री विमर्श का उभरता हुआ चेहरा उस घास वाली में दिखाई देता है जिसने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई है। यह प्रेमचंद की कहानी है घास वाली। और एक दूसरा पक्ष इसका आता है कि एक उच्च वर्ग का पुरुष इतनी घटिया हरकत करने के लिए वहां पर जाता है और एक दलित स्त्री से लगभग मार खाकर आता है। और निराला की पंक्ति को देखिए कि मार खा जो रोई नहीं, तोड़ती पत्थर में जो कहते हैं कि मार खा जो रोई नहीं, आंखें डबडबाई लेकिन आंसू बाहर नहीं आए। तो यह ठाकुर वर्ग है और वह दलित स्त्री इतने जोरदार पुरजोर ढंग से इसका विरोध करती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि वो हमारे समाज का पार्ट एंड पार्सल है। हम इसी समाज में रहते हैं। हम जब समाज के पात्रों के बीच में हम जब साधारणीकरण करेंगे तो सारे के सारे पात्र हमें मिल जाएंगे। आप लोग भी ऐसे कई लोगों को जानते होंगे, हाथ पकड़ने वाले को भी और झड़ाने वाले को भी, जो डांट भी सुना होगा, या तो ऐसे जानते हैं लेकिन चूंकि समय नहीं है, समस्याएं अलग अलग हैं, तो हम उसको कागज के चित्र पर उतार नहीं पाते हैं। तो वो बातें हमारे मन में आई, चली गई, दब गई। फेसबुक पर हुआ तो कुछ लिखा, सोशल मीडिया का हमने उपयोग किया, कुछ लिखा तो लिखा, नहीं तो नहीं लिखा। तो एक ये कहानी है। दूसरी एक कहानी और भी मनमाहत करने, जितनी कहानियाँ उनकी चर्चित हैं, जैसे सदगति ठाकुर का कुआं, नमक का दरोगा के बारे में आपने सुना। एक मैं दूसरी तरफ आप लोगों को ले जाना चाह रही हूँ जो अछूती कहानी रह गई है लोगों की चर्चा से। तो घास वाली की तरह ही एक और कहानी उनकी है, ब्राह्मण, जिसमें उसमें भी ब्राह्मणवाद पर आप कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने करारा प्रहार किया। तो ब्राह्मण कहानी का शीर्षक है। उसमें ब्राह्मण की शादी होती है और एक ऐसी लड़की से शादी होती है जिसके वो गर्भवती है और वह बच्चा किसी और का है। तो ब्राह्मण का जो वक्तव्य आता है और उसको जानकारी मिलती है, तो ब्राह्मण का वक्तव्य है कि मैंने बोया हुआ खेत खरीदा है और उस खेत को क्या, उस फसल को मैं क्या इसलिए छोड़ दूं, यह मेरा बच्चा है, या मैंने बोया हुआ खेत खरीदा है और यह मेरा बच्चा होगा, क्या उस फसल को मैं छोड़ दूंगा जिसको मैंने पैसे देकर खरीदा है अगर, और फसल पहले से उसमें बो दी गई होगी। तो यह जो आधुनिक चिंतन एक तरह से आप कह लीजिए, जिसको आज से 30 इतने वर्षों 100 वर्षों पहले प्रेमचंद ने देख लिया था, आज भी ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जिसको हम अपनाते हैं, खूबियों के साथ अपनाते हैं, प्रेम से अपना लेते हैं और धड़ल्ले से अपनाते हैं कि हमारा बच्चा है, अपना कहकर भी उसको अपनाते हैं आधुनिक टेक्निक के कारण के। तो ये प्रेमचंद का जो दृष्टिकोण था, उस वक्त उन्होंने आने वाली समस्याओं पर भी दृष्टिपात कर लिया था कि क्या होने वाला। तो इस तरह से इनका जो व्यापक दृष्टिकोण था प्रेमचंद का, वो बहुत ही कहानियों के माध्यम से इन्होंने सारे पात्रों पर दृष्टिपात किया है। और आप सुमन की कहानी को लीजिए, सेवा सदन को, और सारे के सारे उपन्यास इनके उर्दू में ही आए हैं, सबके नाम उर्दू में है। सेवा सदन का नाम कोई बता दीजिए, आप लोग में से छात्र लोग हैं, कोई बताइए कि उर्दू नाम इसका क्या था? नहीं, बाजारे हुस्न। सेवा सदन का नाम बाजारे हुस्न था, जिसमें सुमन नाम की एक वेश्या की कहानी है। और उसको सारी जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो वेश्यावृत्ति को भी लेकर उन्होंने लिखा, जो हमारे समाज में एक करंट और ज्वलंत समस्या है। उस समस्या के निराकरण हेतु उनको उस विषय पर दृष्टिपात करना पड़ा और वो उन्होंने उस तरह से लिखा। आप देखिए प्रतिज्ञा, देखिए प्रेमा उपन्यास, देखिए प्रतिज्ञा, देखिए उसका भी नाम है उर्दू में, हम खुरमा और हम सबाब। इस तरह से करके उन्होंने सारे के सारे उपन्यासों के उर्दू नाम है, जिसका अनुवाद उन्होंने हिंदी में किया। बेमेल विवाह को लेकर भी उन्होंने लिखा। निर्मला उपन्यास भी आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, और चलचित्र भी आपने देखा होगा, जिस काफ़ी दिनों तक आपको धारावाहिक के हिसाब से मिला होगा उसमें देखने को दूरदर्शन पर। तो इस तरह से बेमेल विवाह आज भी होते हैं, उस समय भी हुआ करते थे। आज भले ही हम
लड़कियां हों या फिर लड़के हों, पैसे को देखकर, आर्थिक स्थिति मजबूत देखकर, या जिन कारणों से, या बहुत सारी सामाजिक कारण हमारे सामने आ जाते हैं जिनके कारण मजबूरन बेमेल विवाह करना पड़ता है, तो लोग करते हैं। तो ये आज की भी समस्या है, उस समय की भी समस्या थी जिस पर इन्होंने दृष्टिपात किया निर्मला उपन्यास के माध्यम से। वरदान उपन्यास को देखिए तो सब लोग इनको कहते हैं कि ये मार्क्सवादी थे। ये मार्क्स की चर्चा तो इन्होंने कहीं पर की ही नहीं है, ये समाजवादी थे हमारी दृष्टि में। और शोध के हिसाब से इनको, जितने भी शोध हुए हैं इन पर, उसके हिसाब से इनको मार्क्सवादी नहीं, इनको हल्का सा गांधीवादी कहा जा सकता है। थोड़ी सी छाया जरूर पड़ी है, और लेकिन वो पूरे के पूरे समाजवादी हैं। समाजवादी दृष्टिकोण को लेकर ही इन्होंने सारी की सारी रचनाएं की हैं। आप देखिए गबन उपन्यास में हम सारी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, क्या हमें आभूषणों के प्रति प्रेम नहीं है? भले हमारी गर्दन कट जाए, बाइकर्स हमारी चेन छीन ले, लेकिन पहनेंगे जरूर। तो जालपा, गबन उपन्यास की जो नायिका है जालपा, वो क्या है, आभूषणों के कारण उसका पति गबन करता है और जेल चला जाता है। यह आभूषण प्रेम जो नायिकाओं का है वही उसमें दर्शाने की चेष्टा की गई है। तो उसमें पंक्ति आई है कि यौवन के नशे में वो नहीं समझ पाती है अच्छा बुरा, तो यौवन क्या कह लीजिए, बुजुर्ग महिलाएं भी आज अपनी गर्दन कतरवाने में, कई लोगों ने तो जान भी गंवा दी, लेकिन पहनना नहीं छोड़ा। तो सोने में कलयुग का वास है, ये प्रेमचंद भी जानते थे, और हम लोग भी जानते हुए भी कलयुग के अपने गले में भी धारण करते हैं, माथे पर भी, हाथ में भी, जहाँ मन हो वहाँ धारण कर लेते हैं। तो इस तरह प्रेमचंद की जो दृष्टि आभूषण को लेकर जो थी, और गबन और पति लोग वहाँ बेचारे हो जाते हैं, और बेचारे बनकर वो पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति में वो लग जाते हैं, भले ही उनको गबन करना पड़े, या फिर वो चांदनी की तरह उनको अलग से नमक के चटकारे की तरह रिश्वत देनी पड़े, जो भी करना पड़े, तो वहाँ पर बेचारे पुरुष लोग, पति लोग वहाँ जालपा की इच्छा पूर्ति के लिए वो हमारे ही समाज के पात्र हैं। आप सब में भी ऐसे कई पात्र होंगे जो इससे गुजरते होंगे। खैर, अब आगे आइए, उनका सबसे चर्चित, सारे उपन्यासों पर लगभग एक दृष्टिपात तो हो ही चुका है। तो एक गबन उपन्यास जो उन्होंने लिखा था 1936 में, उसमें एक आधिकारिक कहानी चलती है, कथा, जो एक ग्रामीण भी है और एक इधर आपको प्रासंगिक भी कथाएं चलती है। एक तरफ मालती है, मेहता है, दूसरी तरफ धनिया है, होरी है। अब आप उसमें जब देखेंगे तो होरी हमारा 60 वर्षीय, उसका जो नायक है होरी, वह 60 वर्षीय पुरुष है, और उस 60 वर्ष के पुरुष में का भी जो वाक्य आता है उसमें, भले ही उसका सब कुछ चला गया हो, लेकिन उसमें एक पंक्ति प्रेमचंद ने लिखी है कि प्रेमचंद के पिचके हुए गाल, और वो जो मिर्जई पहनता है और हाथ में लाठी लेकर भी कहता है, उसका वाक्य आता है कि मर्द साठा पर पाठा होते हैं। तो यह जो सोच है, यह जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है वहाँ पर, एक पुरुष की सोच, वो प्रेमचंद की सोच कह लीजिए, हमारे समाज में जो उपस्थित पुरुष वर्ग है, क्षमा करेंगे सब लोग, उन्होंने जो लिखा है, मैंने कुछ नहीं कहा है, तो उन्होंने जो लिखा है, तो इसमें हर जगह होरी मौजूद है। और होरी आज हमारे स्टेटस सिंबल क्या है, दरवाजे पर खड़ी एक गाड़ी, चाहे वह कार हो या मोटरसाइकिल हो, तो हमारे दरवाजे पर एक कार बंधी होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से होरी की चिंता थी कि हमारे दरवाजे पर एक गाय बंधी होनी चाहिए, और उसने गाय खरीदी भी, और खरीद कर जब वह लाता है अपने दरवाजे पर, तो उस गाय को उसका सगा भाई उसको जहर देकर मार देता है, जिसको गो हत्या हमारे धर्म में भयानक पाप माना गया है। तो उसके सगे भाई ने क्यों उस गाय को जहर खिला दिया? इसलिए ईर्ष्या कि उसने गाय खरीद ली, अपने दरवाजे पर रख लिया, और उसको जहर खिलाकर वो मार डालता है, उसके स्टेटस सिंबल को जलाकर धराशायी कर देता है। तो क्या आप सब लोग कहेंगे कि ऐसे पात्र हमारे यहाँ नहीं है? आप गाड़ी खरीद लीजिए, गाड़ी को एक्सीडेंट करवा देना, गाड़ी में हवा निकाल देना, गाड़ी भर देनी, पात्र तो वही है, आपको उपकरण बदल गए हैं, उपकरण बदल गए हैं, लेकिन पात्र हमारे बीच मौजूद है। तो हम कहीं से भी नहीं कह सकते हैं कि प्रेमचंद का हमारा सामाजिक सरोकार नहीं है, एक एक पात्र हमारे बीच में मौजूद है। आप दूसरी तरफ आइए, शहरी के, और उसी होरी की पत्नी का नाम है धनिया, वो बड़बड़ाती रहती है, सामाजिक विक्षोभ प्रकट करती रहती है, और लेकिन धर्म को भी मानती है। जब होरी की मृत्यु होती है तो वो दान भी करती है, वो
दान, प्राण दान को, वो सब प्राण को भी कहते हैं। प्राण 1.25 रुपया वो लाती है खरीद कर और पछाड़ खा कर गिर जाती है, वो दान के नाम पर वो महाजन को देकर देती है 1.25 रुपया और मर जाती है। तो ये जो ब्राह्मणत्व और ये जो धर्म के नाम पर जो कर्मकांड है, उनके नाम पर हम जो छले जा रहे हैं, उसको भी उन्होंने प्रेमचंद ने उस उपन्यास में रेखांकित करने की कोशिश की है। बहुत ही आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की कहानी का उपन्यास है वह। और आधुनिक महाकाव्य में वह मील, आधुनिक उपन्यासों में वह मील का पत्थर है। कालजयी उपन्यास है, 1936 का वह लिखा हुआ उपन्यास है, जब उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता की थी लखनऊ में। और उसका प्रथम अधिवेशन इंग्लैंड में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी सज्जाद जहीर ने। तो उसी में इतना यथार्थवादी उपन्यास इन्होंने लिखा है। तो होरी और धनिया, और इधर आपको आती है ये मालती और मेहता, तो वो शहरी कथा है। शहरी कथा में एक पंक्ति तो सब लोगों को जरूर याद रखनी चाहिए कि उसमें मालती के संबंध में जो प्रेमचंद ने उसमें लिखा है, इतनी है कि मालती भीतर से मधुमक्खी है और बाहर से तितली। यह अक्सर वो पूछा जाता है, यह एक मनोवैज्ञानिक पंक्ति भी है कि वह मधुमक्खी घूमती रहती है चारों तरफ, जहाँ तहाँ से पेड़ों पर बैठकर वो रस एकत्रित करती है, और तब वह मालती तितली की तरह भी आप सभा सोसाइटी जहाँ तहाँ आज की महिलाओं के तौर पर, शहरी महिलाओं के तौर पर उसको रखा गया है वहाँ पर, कि वो मालती भीतर से मधुमक्खी है। वो घर जब आएगी तो वो अपने नारी धर्म का भी पालन करती है, जहाँ मधु इकट्ठा करना मतलब पारिवारिक समस्याओं का या पारिवारिक स्थितियों का आकलन करना, समाधान करना, समायोजित करना उसका परम कर्तव्य वो भी करती है, और बाहरी कर्तव्य भी निभाती है। एक पात्रा उसमें और आई है, सिलिया नाम, जिसके साथ एक ब्राह्मण लड़का है, उसका संबंध बनता है, और तब लोग उसको प्रेशर देते हैं, दबाव बनाते हैं कि तुम इसे शादी कर लो। तो चूंकि सिलिया दलित वर्ग की महिला है, वो कहता है नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शादी नहीं करूँगा इसके साथ। आज की स्थिति हमारी बदल गई है, लेकिन ऐसी स्थितियाँ भी हमारे सामने आती हैं। तो वो क्या करता है दलित, कि ठीक है तुम तो दलित नहीं बन सकते हो, यह बहुत क्रांतिकारी कदम है, तुम दलित नहीं बन सकते हो, दलित स्त्री से शादी नहीं कर सकते हो, ब्राह्मण हो, तो एक हड्डी लाकर, लेकिन तुमको मैं दलित बना दूंगा ब्राह्मण से, उसके मुंह में जबरदस्ती हड्डी डाल दी जाती है। यह एक बड़ा ही क्रांतिकारी कदम था जो उस उपन्यास में दिखलाया गया है, इसलिए इसको आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का उपन्यास माना जाता है, जो मील का पत्थर है। तो उपन्यासों की चर्चा हमने की। अब एक दो और कहानियाँ जो छात्र छात्राएं लगता है इससे ऊब रहे हैं, ऊबिए नहीं, सेकेंड के जरूर हो गए, द्वितीय खंड के या प्रथम के आप लोगों के सिलेबस में भी एक कहानी होगी है, बोलिए। मैं आप लोगों से ही रूबरू हूँ, छात्र छात्राओं से। सिलेबस की जानकारी नहीं है आप लोगों को, आप लोगों को प्रेमचंद की कहानी पढ़नी है। बेटों वाले विधवा, तुम मैं उन लोगों से पूछ रही हूँ। तो जब वो कहानी पढ़ी, इसका मतलब है कि तुम लोगों ने कहानी नहीं पढ़ी है। हाँ, शीर्षक आप उसको बदल जरूर दे सकते हैं, लेकिन देखो कि एक पति के राज्य में राज करने वाली स्त्री कैसे बदल जाती है, और पिता के मरते ही कैसे सारी संपत्ति पर उसके पुत्र लोग धावा बोल देते हैं, अपनी बहन की शादी नहीं होने देते हैं। तो यह एक सामाजिक परंपरा या सामाजिक जो क्या कह लेंगे उसको हम, जो हम लोगों के बीच में व्याप्त है, हम सब लोगों के घर की कहानी है कि पिता की संपत्ति पर पुत्र लोग कैसे हथियाते हैं, और पुत्री की शादी कहीं और कर दी जाती है, उसको उसका हक नहीं दिया जाता है। यही कहानी है ना उसमें। अब तुम लोग क्यों नहीं पढ़े? सबको पढ़ाओ, सबको पढ़ो ताकि तुम लोग जो पुत्र हो ऐसी गलती नहीं करना। और आजकल तो कानून के कारण बहनों को तो और दरकिनार कर दिया गया है, तो सरकार भी आप लोगों का साथ दे रही है ना। तो इस तरह की कहानियाँ जो आज हम सुन रहे हैं प्रेमचंद को 144 वर्षों के बाद, प्रेमचंद ने उस समय भी वही चीज़ देखी थी, महसूस की थी, अंधविश्वास भी था उनका उस समय। तो उस सारी जो मनुष्य की जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, सारी भावनाओं संवेदनाओं पर उन्होंने दृष्टिपात किया है, और उन पात्रों को अपने और उन विचारों को अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे सामने रखने की कोशिश की है। निराकरण करना हमारा काम है। आप सब लोग, हम सब लोगों ने कफन कहानी पढ़ी होगी। कफन कहानी भी यथार्थवादी कहानी ही है, लेकिन लोग उसमें मृत्यु देखते हैं, मैं उसमें जिंदगी की भी बू देखती हूँ। जिंदगी
का रंग कैसे है? प्रसव पीड़ा से कराती हुई बुढ़िया मर जाती है और बाप और बेटे भीषु और माधव मैल बैठकर ये पॉलिटिक्स करते रहते हैं कि तुम जाओ देखने तो तुम जाओ देखने, मर जाएगी तो खाना खर्चा कौन चलाएगा? न बाप जाता है न बेटा जाता है, और अंत में वो बुढ़िया मर जाती है। और तब चंदे के लिए वो जब पैसा इकट्ठा होता है कफन के लिए, तो कफन के लिए चंदा से इकट्ठा किया हुआ पैसा लेकर दोनों बाप बेटे जाकर शराब पीते हैं और नाचते हैं। वहाँ जिंदगी है, नाचते भी हैं और गीत भी गाते हैं। तो मौत की आहट में जिंदगी का जो रंग दिखाई पड़ता है, वो एक दृष्टि से सोचने की दृष्टि है कि 13 दिनों के बाद भी हम वही काम करते हैं, लेकिन वह उसी वक्त कर लेता है। यह यथार्थवादी है कि जाने वाला तो चला गया, यहाँ पर तो उसको तन ढकने के लिए भी कपड़े नहीं मिले और वहाँ के लिए उसको कफन चाहिए, ऐसे ही जाने दो, अभी हम लोग अपना पेट भर लें, यही दृष्टिकोण है। तो यह जिंदगी का दृष्टिकोण है कि जो जीवित है उसको, और जो मर गया तो जीवित थी तो तन ढकने के लिए भी ढंग से कपड़ा नहीं मिला, और कफन क्यों खरीदेगा, ऐसे ही फेंक दिया जाएगा कहीं। तो यह जो एक सामाजिक व्यवस्था है जिसको उन्होंने लिखा है कि जिसको तन ढकने को यहाँ चिथड़े नहीं मिले, उसको मरने पर कफन चाहिए। तो पूरी जिलेबी खाकर वो लोग पेट भरते हैं और आराम से डांस करते हैं। नैनन क्यों ठगनी झमकावे, ठगनी क्यों नैना झमकावे, ये कहते हैं। तो इस तरह से जो उन्होंने पात्रों का जो चयन किया है, वह सारी की सारी बुराइयाँ या सारी की सारी अच्छाइयाँ हमारे ही समाज में व्याप्त है। हम कहीं और के नहीं हैं, हम यहीं के हैं, आप सब भी हमारे ही बीच के हैं। हम सब लोग मिलकर अगर समाज की उन समस्याओं पर दृष्टिपात करेंगे जो आज से 144 वर्ष पूर्व प्रेमचंद ने किया था, तो हो सकता है कि हम उनका निराकरण कर सकने में सक्षम हो पाएंगे। बहुत सारी कहानियाँ हैं, चर्चा के लिए बहुत सारा समय भी है, मुझे लगता है मैं समय को पार कर गई हूँ। तो अब और ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगी, लेकिन प्रेमचंद कालजयी हैं, कालजयी रहेंगे, प्रासंगिक भी हैं और प्रसंगानुकूल ही उन्होंने लिखा है। सारे के सारे पात्र हमारे समाज के बीच से ही हैं। और अंतिम जो उनकी कहानी थी उस पर थोड़ा सा मैं कर देती हूँ। ये अंधविश्वासी थे, रहस्य नामक कहानी इन्होंने लिखी थी उस समय, और अंतिम निबंध इनका था महाजनी सभ्यता, अंतिम उपन्यास था आपको गोदान। तो रहस्य में इन्होंने देवत्व की चर्चा की, देवत्व की चर्चा की है, लेकिन वो मनुष्य के मन में देवत्व जगाना चाहते थे, मनुष्य की सांस्कृतिक चेतना को जगाना चाहते थे। जो मूल्य हमसे बिछड़ रहे हैं, उन मूल्यों की प्रतिष्ठा करना चाहते थे, जो नहीं कर पाए। और उन्हीं कहानियों के साथ अंतिम कहानी, अंतिम उपन्यास और अंतिम ये इसके साथ महाजनी सभ्यता निबंध के साथ, और इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का भी सफलतापूर्वक संपादन किया, जिसमें हंस है, चांद है, सुधा है, जमाना के गुण पे ये थे, माधुरी है। तो इस तरह से उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का भी सफल संचालन किया। और आगे भी फिर कभी मौका मिलेगा तो नई बातें बतलाऊंगी। आज मुझे लगता है ज़्यादा समय होगा। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।